हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे थे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड गेस्टेशन। ये तीनों ही टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में कवर किए हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्टिलाइजेशन में हम सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके टाइप एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसके बाद मैकेनिज्म है एंड लास्ट में सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि हैप्लॉइड मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट की क्या होती है, इसमें फ्यूज़न होती है और क्या बनाते हैं ये एक डिप्लॉइड जाइगोट, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन की फर्स्ट सेल को वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है कि हैप्लॉइड मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ करते हैं आपस में तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन, और एंड आल्सो नोन एज द सिनगैमी। और एक है वर्ड कैरियोगैमी, क्या होती है फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई, जिसको हम कैरियोगैमी बोलते हैं। एंड एम्फीमिक्सिस क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स के क्रोमोसोम के दो सेट्स की जब मिक्सिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, राइट। तो इसके बाद है इसकी टाइप एंड साइट, तो ये कहाँ पाई जाती है और ये कितने टाइप की होती है। ये होती है इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन बींग्स में टू टाइप्स की आती है, एक है इंटरनल और दूसरी है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और इसकी साइट की बात करें तो अकर इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल के ये फैलोपियन ट्यूब में होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसके बाद है इसके मैकेनिज्म, जिसके अंडर 6 स्टेप्स आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हैं और बहुत ही इजी स्टेप हैं ये। ठीक है, तो फर्स्ट है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, कि ओवम तक स्पर्म किस तरह से अप्रोच करता है, कैसे पहुंचता है। स्पर्म एग्लूटिनेशन बाय फीमेल गैमीट्स एंड कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म विद ओवम एंड एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। आफ्टर दैट पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, एक्टिवेशन ऑफ ओवम एंड फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई, दैट इज एम्फीमिक्सिस। तो कैसे स्पर्म जो है ओवम तक पहुंचता है, ओवम किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या एक्टिवेशन होती है उसमें, किस तरह से गैमेटिक फ्यूजन होती है, तो ये एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। ओवम तक स्पर्म किस तरह से अप्रोच करता है। प्राइमरी नीड फॉर फर्टिलाइजेशन इज दैट द स्पर्म मस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओवम एज क्विकली एज पॉसिबल। फर्टिलाइजेशन की जो प्राइमरी नीड होती है वो क्या होती है कि स्पर्म मस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद ओवम, स्पर्म जो है वो ओवम के कॉन्टैक्ट में आना चाहिए एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ओवम जो है वो नॉन मोटाइल होता है और स्पर्म में जो एनर्जी कंटेंट होती है वो लो होती है। ये इसी वजह से जो है वो जल्दी से जल्दी ओवम के कांटेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, ओवम क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है और स्पर्म में जो एनर्जी कंटेंट होती है वो कम होती है। अगर मान लो कि ये ज़्यादा टाइम ले ले, जल्दी ओवम के कांटेक्ट में ना आए, तो क्या होता है कि ओवम जो है वो ओवर राइप हो जाता है और नॉन वाइएबल हो जाता है। इसीलिए स्पर्म जो है वो एज क्विकली एज पॉसिबल ओवम के कांटेक्ट में आना चाहिए। अब इसके प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस क्या है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल इंसर्ट्स इट्स इरेक्टाइल पेनिस इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल। कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है कि मेल अपना इरेक्टाइल पेनिस फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट करता है और साथ ही में ये उसमें कुछ सेमिनल फ्लूइड भी रिलीज करता है, अबाउट 3.5 ml। ठीक है, राइट। मेल क्या करता है, अपने इरेक्टाइल पेनिस फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट करता है और कुछ सेमिनल फ्लूइड्स जो हैं वो रिलीज करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन। अब जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, एज मैनी एज 400 मिलियन स्पर्म्स, कम से कम इसमें 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। और इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, दिस इंश्योर्स द रीचिंग ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म्स टू ओवम एज मैनी स्पर्म्स आर किल्ड बाय द एसिडिटी ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब क्या होता है कि ये सारे स्पर्म्स जो हैं वो ओवम तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या होता है, एसिडिटी होती है, तो उसकी वजह से कुछ स्पर्म्स जो हैं वो किल आउट हो जाते हैं, कुछ स्पर्म मर जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं। एज मैनी स्पर्म्स एनगल्फ्ड बाय द फेगोसाइट्स ऑफ विजाइनल एपिथेलियम, और मैक्सिमम जो हैं वो विजाइनल एपिथेलियम
कि जो फैगोसाइट्स होते हैं वो उसको एनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि मेल अपना इरेक्टाइल पेनिस फीमेल की विजाइना में इंसर्ट करता है और साथ ही में कुछ सेमिनल फ्लूइड भी रिलीज करता है। इसको हम इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन बोलते हैं। और सेमिनल फ्लूइड्स में अबाउट 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं और ये स्पर्म्स क्या करते हैं, ओवम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसमें से कुछ क्या होते हैं कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एसिडिटी की वजह से स्किल्ड हो जाते हैं और कुछ स्पर्म्स जो होते हैं वो वेजाइनल एपिथेलियम में जो फैगोसाइट्स होते हैं वो उसको एनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं, तो उसको जो है वो ख़त्म कर देते हैं। ह्यूमन स्पर्म हैव टेल विच स्विम इन सेमिनल फ्लूइड्स बाय लैशिंग मूवमेंट्स। ह्यूमन स्पर्म में टेल होती है जो कि लैशिंग मूवमेंट्स में हेल्प करती है। और ये स्पर्म कहाँ स्विम करते हैं, सेमिनल फ्लूइड्स में। और किस तरफ को ये स्विम करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये यूट्रस के थ्रू ये फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। स्पर्म में क्या होती है, टेल होती है, लैशिंग मूवमेंट्स में हेल्प करती है। और ये स्पर्म जो होते हैं सेमिनल फ्लूइड में स्विम करते हैं, यूट्रस के थ्रू ये फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। ओवरी की बात, ओवरी क्या करती है, ओवम रिलीज करती है एंड ओवम को कौन ट्रैप कर लेता है, फिम्ब्रे। और ओवम क्या करता है, ये फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है बाय पेरिस्टालिस एंड सिलियरी एक्शन। क्या करता है, ओवरी ओवम रिलीज करती है और ये ओवम कौन ट्रैप कर लेता है, फिम्ब्रे। एंड ओवरी जो है वो कहाँ मूव करती है, फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद है स्पर्म एग्लूटिनेशन बाय फीमेल गैमेट्स। टू thin out the number of sperm reaches the ovum. Ovum secretes a chemical substance called fertilization. अब बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो ओवम की तरफ मूव करते हैं और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एसिडिटी की वजह से वो क्या होते हैं, वो किल हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ओवम क्या करता है, एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसको हम फर्टिलाइजिन बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजिन थ्योरी ऑफ फर्टिलाइजेशन किसने प्रपोज की थी, ये की थी FR लिली ने। और इसके थ्रू उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स कॉन्टिन्यूसली सीक्रेट्स फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम विच हैव फॉलोइंग एक्शंस। ठीक है, तो ये थ्योरी में उन्होंने क्या स्टेट किया था कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो कंटिन्यूसली फर्टिलाइजिंग सीक्रेट करते हैं। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट है कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म विद ओवम एंड एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। सो स्पर्म जो है वो ओवम के कॉन्टैक्ट में आता है और स्पर्म की एक्टिवेशन होती है। सो कैसे एक्टिवेशन होती है, वाई सर्टेन सब्सटेंसेस सिमिलर टू हार्मोन्स नोन एज एंड्रोगेमोन्स। सो कुछ सब्सटेंसेस जो हार्मोन्स की तरह होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं स्पर्म की एक्टिवेशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोगेमोन्स। इसके बाद है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। अब ये जो है वो एक केमिकल मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट्स सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड कॉपर्स ग्लैंड्स। जो सेमिनल फ्लूइड होता है, और ये सेमिनल फ्लूइड्स कहाँ से सीक्रेट होता है, मैंने आपको अभी बताया था, ये मेल पेनिस जो है वो वेजाइना में रिलीज करता है। अब ये सेमिनल फ्लूइड जो है वो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड को सीक्रेट करता है और ये तीनों क्या करते हैं, स्पर्म की एक्टिवेशन करते हैं। अब ये स्पर्म क्या होता है, अब ये ओवम के कांटेक्ट में आता है इन एनिमल पोल। तो ये मैंने आपको एनिमल पोल और वेजिटल पोल जो हैं वो ओवम के टॉपिक में पढ़ाए हैं। अगर आपने मेरा वो टॉपिक नहीं देखा है, लेक्चर आपने मिस किया है, तो आप ज़रूर उसको देखें। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। सो ये जो है एक केमिकल मैकेनिज्म है। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म जो है वो एक केमिकल मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि स्पर्म हैज एक्रोजोम, स्पर्म में क्या होता है, एक्रोजोमल हेड होता है इसका। ठीक है, एंड विच रिलीज द स्पर्म लाइसेंस एंड इट डिसॉल्व्स द एग एनवल्स एंड मेक पाथ फॉर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। ठीक, तो क्या होता है कि स्पर्म में एक्रोजोम होता है जो स्पर्म लाइसिन को सिक्रीट करता है और ये स्पर्म लाइसिन डिसॉल्व करता है एग एनवल्स को, और जो किसके लिए रास्ता बनाता है, मेक पाथ फॉर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म पेनिट्रेशन के लिए एक पाथ प्रिपेयर करता है। टाइम टेकन बाय द स्पर्म एंट्री इनटू द oocyte इज अबाउट 30 मिनट्स। ठीक है, सो जब स्पर्म की एंट्री लेता है oocyte में, स्पर्म अपनी एंट्री करता है oocyte में, तो वो कितना टाइम लेता है, वो होता है 30 मिनट्स। सो आप ये साथ में पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म की डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ ओवम। सो क्या होता है कि जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन है वो लिफ्ट करना स्टार्ट कर देती है एग के कॉर्टिकल सरफेस से, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, एक
पेरीवाइटेलाइन स्पेस प्रोड्यूस करती है विद इन वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। सो हमने वाइटेलाइन मेम्ब्रेन जो था वो ओवम के टॉपिक में भी डिस्कस किया था। सो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन क्या करती है कि लिफ्ट करना स्टार्ट कर देती है एग के कॉर्टिकल सरफेस से और ये एक पेरीवाइटेलाइन स्पेस बना देती है। Cortical granules are extruded in perivitelline space by exocytosis and some of these are attached along inner surface of vitelline membrane which now thickens and known as fertilization membrane. So जो cortical granules हैं वो exocytosis से पेरीवाइटलाइन स्पेस से क्या होते हैं वो एक्सट्रूड हो जाते हैं, निकल जाते हैं और कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के इनर सरफेस से अटैच हो जाते हैं और थिकन्स हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या होता है कि जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एक्सट्रूडेड हो जाते हैं, निकल जाते हैं पेरीवाइटेलाइन स्पेस से बाय एक्सोसाइटोसिस और कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के इनर सरफेस से अटैच्ड हो जाते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन formed within 1 to 3 minutes after fertilization and it prevents polyspermy। सो जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है वो फर्टिलाइजेशन के 1-2 मिनट के बाद फॉर्म हो जाती है और क्या प्रिवेंट करती है ये पॉलीस्पर्मी को। सिक्स्थ पॉइंट है फ्यूज़न ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई। तो इसमें क्या होता है कि गैमेटिक न्यूक्लियाई की फ्यूज़न होती है। अब जब स्पर्म की जो एंट्री होती है वो क्या स्टिमुलेट करता है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो माइटोटिक टू डिवीज़न करे। अब जब सेकेंडरी oocyte में माइटोटिक टू डिवीज़न होगी तो क्या होगा कि एक तो ओवम बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। अब ओवम में जो एग न्यूक्लियस होगा उसको हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोलेंगे और ओवम के अंदर एक स्पर्म न्यूक्लियस होगा उसको हम बोलेंगे स्पर्म प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, जब स्पर्म की एंट्री होती है तो क्या स्टिमुलेट करता है कि सेकेंडरी oocyte में माइटोटिक टू डिवीज़न हो और माइटोटिक टू डिवीज़न होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक तो ओवम और दूसरा सेकंड पोलर बॉडी। अब ओवम में जो एग न्यूक्लियस होगा उसको हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोलेंगे और ओवम के अंदर जो स्पर्म न्यूक्लियस होगा उसको हम स्पर्म प्रोन्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, गैमेटिक न्यूक्लियाई की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो डीजनरेट होगी एंड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इनिशियली लाई ऑन। और 2 सेट्स जो होंगे क्रोमोसोम के वो इनिशियली कहाँ लाई करेंगे, 2 पोल्स ऑफ एम्फीएस्ट्रल स्पिंडल, एम्फीएस्ट्रल स्पिंडल्स के 2 पोल्स पे वो लाई करेंगे। लेटर दीज सेट्स मिक्स अप एंड नॉन एज एम्फीमिक्सिस। और बाद में ये सेट्स जो होंगे वो मिक्सअप हो जाएंगे और इसको हम एम्फीमिक्सिस बोलेंगे। फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट बोलेंगे एंड जाइगोट न्यूक्लियस को हम सिनकैरियन बोलेंगे। तो आप फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई की ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या आएगा, इट स्टिमुलेट्स द सेकेंडरी oocyte टू अंडरगो सेकंड मैचुरेशन डिवीजन टू रिलीज सेकंड पोलर बॉडी एंड फॉर्म हैप्लॉइड ओवम। सो फर्टिलाइजेशन क्या स्टिमुलेट करेगा कि जो सेकेंडरी oocyte होगा उसमें सेकंड मैचुरेशन डिवीजन हो और क्या बनाए वो सेकंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम। इट रिस्टोर्स द डिप्लॉइड डी इन द जाइगोट। तो ये जाइगोट में डिप्लॉइड डी भी रिस्टोर करता है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स द पॉलीस्पर्मी। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो पॉलीस्पर्मी को भी प्रिवेंट करती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर इंक्रीज्ड। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो भी इंक्रीज करती है। इट कम्बाइंस द कैरेक्टर्स ऑफ 2 पेरेंट्स एंड इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस। तो ये 2 पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करती हैं। सेंट्रियोल्स ऑफ स्पर्म फॉर्म द स्पिंडल। जो स्पर्म के सेंट्रियोल्स होते हैं वो स्पिंडल की फॉर्मेशन करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म इज आइदर एक्स और वाई एंड हेल्प्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन। सो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं कि ये वो एक्स हैं या फिर वाई हैं। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक फर्टिलाइजेशन। इसके बाद है टॉपिक इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन में हम सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर पीरियड को, फिर मैकेनिज्म एंड आफ्टर दैट हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, तो एक एक करके इसको हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस के एंडोमेट्रियम से जब ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। यूट्रस की एंडोमेट्रियम से जब ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होती है तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इसके पीरियड्स की अगर बात करें तो मे अकर एनी पीरियड बिटवीन 6 to 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 6 से 10 दिन के बाद जो है
के बीच में जो है वो हो सकती है ये फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन कब हो सकती है फर्टिलाइजेशन के बाद ये 6 to 10th डे के बीच में, बट जनरली 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन जनरली क्या देखा गया है कि फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन। ठीक है, क्या होता है इसके पीरियड्स में क्या आएगा, मे अकर एनी पीरियड बिटवीन 6 to 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन बट जनरली 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म की इसकी बात करें तो क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट हेल्ड क्लोजली अगेंस्ट यूटेराइन एंडोमेट्रियल एपिथेलियम। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूटेराइन एंडोमेट्रियल एपिथेलियम के अगेंस्ट क्लोजली होता है एंड यूटेराइन कैपिलरीज और यूटेराइन वॉल्स जो होती हैं एम्ब्रियो की वो भी मोर परमिएबल हो जाती हैं। लोकल स्ट्रोमल एडिमा जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। सून द एंडोमेट्रियम अराउंड एम्ब्रियो शोज फर्स्ट साइन ऑफ DCR। और जल्द ही एंडोमेट्रियम जो होता है एम्ब्रियो के अराउंड फर्स्ट साइन DCR का शो कर देते हैं। DCR मतलब डेसिडुअल सेल रिएक्शन शो करते हैं। क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं वो यूटेराइन एंडोमेट्रियल एपिथेलियम के अगेंस्ट क्लोजली होते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो के यूटेराइन वॉल और यूटेराइन कैपिलरीज मोर परमिएबल होती हैं। लोकल स्ट्रोमल एडिमा डेवलप्ड होता है और एम्ब्रियो के अराउंड में एंडोमेट्रियम क्या करते हैं, DCR का फर्स्ट साइन शो करते हैं। विच इन्वॉल्व्स, तो क्या होता है, एपिथेलियम बिकम्स डिसरप्टेड। एपिथेलियम जो है वो डिसरप्टेड हो जाते हैं। लूजली पैक्ड फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल ऑफ स्ट्रोमा। सो स्ट्रोमा सेल्स की तरह जो लूजली पैक्ड फाइब्रोब्लास्ट होंगे वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे लार्ज राउंडेड ग्लाइकोजन सेल्स में, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेसिडुअल सेल्स। ठीक है, क्या होता है कि लूजली पैक्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होंगे वो लार्ज राउंडेड ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे। तो इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, डेसिडुअल सेल्स। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम्स मोर वेस्कुलर। सो जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो मोर वेस्कुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हैं इसके हार्मोनल कंट्रोल्स। तो हार्मोनल कंट्रोल्स में 2 हार्मोन्स इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि मैंने आपको रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के ओवरी वाले टॉपिक में पढ़ाया था। सो एस्ट्रोजन्स की बात करें तो ये जो हैं वो ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं और प्रोजेस्टेरोन भी ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। अब एस्ट्रोजन्स जो होते हैं वो सिक्रेटेड बाय स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है वो सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल इसको सिक्रेट करते हैं, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है वो सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। जो एस्ट्रोजन है वो फॉलिकुलर सेल सिक्रेट करते हैं, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करते हैं। फॉलिकुलर सेल्स में कौन से आएंगे, एस्ट्रोजन्स में कौन से आएंगे ये सेल्स, बीटा एस्ट्रोडायोल, एस्टेरोन एंड एस्ट्रियोल, जिसमें जो बीटा एस्ट्रोडायोल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कहाँ से फॉर्म्ड होता है, एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल्स। ठीक है, क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं और जो एस्ट्रोजन्स हैं वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स से, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। फॉलिकुलर सेल्स में स्टेरॉयड एस्ट्रोजन्स में कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे, बीटा एस्ट्रोडायोल, एस्टेरोन एंड एस्ट्रियोल, जिसमें बीटा एस्ट्रोडायोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोजेस्टेरोन है उसमें क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से फॉर्म्ड होता है, एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके बाद है आपका टॉपिक गेस्टेशन। सो गेस्टेशन में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके पीरियड्स हैं एंड आफ्टर दैट 2 फेजेस। सो गेस्टेशन को आल्सो हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन में क्या है, पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन। सो फर्टिलाइजेशन से लेकर पार्चुरेशन तक का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, इसको हम बोलते हैं गेस्टेशन। ठीक है, पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन नोन एज द गेस्टेशन। इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन अक्कर इन फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम जाइगोट एंड रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन अक्कर which form the blastocyst and the process is known as blastulation, and this blastocyst attached to the uterine endometrium and that is known as implantation. So क्या है कि फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमन बींग्स में वो इंटरनल होती है और कहाँ होती है, ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी तो एक जाइगोट बनेगा और जाइगोट में क्या होगी, माइटोटिक डिवीज़न होगी, रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न होगी। तो माइटोटिक डिवीज़न से क्या बनेगा, एक ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और जिस प्रोसेस से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा इस प्रोसेस को हम ब्लास्टुलेशन बोलेंगे। जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगा तो उसको हम इम्प्लांटेशन बोलेंगे।
राइट, लग गया पता क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी और ये फेलोपियन ट्यूब में होगी। ये एक जाइगोट बनाएगा जिसमें रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगी। इस प्रोसेस में ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और पूरे प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन बोलेंगे। इसके बाद है पीरियड ऑफ गेस्टेशन। तो गेस्टेशन में कितना टाइम लगता है? वैसे तो 280 डेज होते हैं बट मे वेरी बाय सेवरल डेज और वीक्स, लेकिन अलग अलग वुमेन्स में ये वेरी कर सकता है सेवरल डेज और वीक्स में। 2 फेजेस हैं गेस्टेशन के, एक है ल्यूटल फेज और सेकंड है प्लेसेंटल फेज। ल्यूटल फेज में आएगा ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन, चेंजेस इन कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन, एंड थर्ड है चेंजेस इन एंडोमेट्रियम। लेकिन प्लेसेंटल में आएगा प्लेसेंटेशन, उसकी फॉर्मेशन, प्लेसेंटा के टाइप्स और प्लेसेंटा के फंक्शंस। तो सबसे पहले हम ल्यूटियल को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने ब्लास्टुलेशन और इम्प्लांटेशन को डिस्कस कर लिया है। इसी टॉपिक में हमने इम्प्लांटेशन को भी डिस्कस किया है। ब्लास्टुलेशन मैंने अभी आपको बताया कि क्या होती है। सेकंड पॉइंट की बात करें, इम्प्लांटेशन इनिशिएट्स नर्व सिग्नल्स conducted by brain to adenohypophysis to secrete more luteinizing hormone, and it stimulates the growth of corpus luteum. It increases progesterone secretion. So luteal phase of menstrual cycle does not end with menstruation. So changes in corpus luteum and progesterone secretion की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि इम्प्लांटेशन नर्वस सिग्नल्स को इनिशिएट करता है जो कहाँ से कंडक्ट होते हैं? ब्रेन से टू एडिनोहाइपोफिसिस, और ये क्या सिक्रीट करते हैं? मोर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या स्टिमुलेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ को, जिससे प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज होती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन नर्वस सिग्नल को इनिशिएट करता है ब्रेन टू एडिनोहाइपोफिसिस, और ये क्या सिक्रीट करता है? मोर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या स्टिमुलेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ को। अब ये क्या इंक्रीज करता है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। ल्यूटिल फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो मेंस्ट्रुएशन के साथ एंड नहीं करता है। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन स्टिमुलेट्स एनलार्जमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेस आएंगे? इसका थर्ड पॉइंट है चेंजेस इन एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में क्या चेंज आएगी कि जब प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज करेगी तो ये प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम में भी एनलार्जमेंट करेगा। ठीक है, तो यही इसमें चेंजेस आएंगे एंडोमेट्रियम में कि प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम में भी एनलार्जमेंट में हेल्प करेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो क्या था इसमें ल्यूटिल फेज में कि इम्प्लांटेशन नर्वस सिग्नल को इनिशिएट करता है ब्रेन टू एडिनोहाइपोफिसिस, और ये मोर एलएच को सीक्रेट करता है जो कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ करता है ज़्यादा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन भी ज़्यादा होती है और एंडोमेट्रियम में भी एनलार्जमेंट आती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ल्यूटिल फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में, जो ल्यूटिल फेज है उसमें मेंस्ट्रुएशन के साथ एंड नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद है प्लेसेंटल, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है प्लेसेंटल फेज। तो इसमें है प्लेसेंटेशन की सबसे पहले डेफिनेशन है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। जिस तरीके से प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है उसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ blastocysts secretes proteolytic enzymes and invade the decidual cells of endometrium. Trophoblast and sublying cells proliferate rapidly. इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के, वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं और जो क्या करते हैं, किस में हेल्प करते हैं? एंडोमेट्रियम के डेसिडुअल सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ट्रोफोब्लास्ट और सबलाइंग सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं रैपिडली। क्या है देखिए कि आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होंगे ब्लास्टोसिस्ट के, वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करेंगे, और ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या करेंगे? जो एंडोमेट्रियम में डेसिडुअल सेल्स होंगे उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ट्रोफोब्लास्ट और उसके साथ के जो सेल्स होंगे वो इंक्रीज करेंगे और क्या बना देंगे? फॉर्म फिंगर लाइक आउटग्रोथ, एक फिंगर की तरह एक आउटग्रोथ बना देंगे, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कोड्स बोलेंगे या फिर कोरियोनिक विलाई बोलेंगे। बाय 16th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ
16th डे में क्या होगा, ये विलाई क्या करेंगे, ब्लड कैपिलरी को रिसीव करेंगे। और कहाँ से रिसीव करेंगे, एम्ब्रियो के वेस्कुलर सिस्टम से, ठीक है। एम्ब्रियो के वेस्कुलर सिस्टम से ये कैपिलरीज क्या करेंगे, ये विलाई क्या करेंगे, कोरियोनिक विलाई ब्लड कैपिलरीज को रिसीव करेंगे। साइमल्टेनियसली ब्लड साइनसेस विद मैटरनल ब्लड डेवलप अराउंड कोरियोनिक विलाई। तो क्या होगा, सेम टाइम में ब्लड साइनसेस मैटरनल ब्लड के साथ डेवलप होंगे कोरियोनिक अराउंड विलाई के अराउंड में। कोरियोनिक विलाई के अराउंड में ब्लड साइनसेस मैटरनल ब्लड के साथ डेवलप होंगे। इन दिस वे, इसी वे में क्या होगा कि फीटल और मैटरनल ब्लड की सर्कुलेशन स्टार्ट होगी और एक दूसरे के वेरी क्लोज आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रू प्लेसेंटा फॉर्म्ड हो गया है। और ये सारी प्रोसेस जो है इसी को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि इम्प्लांटेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, एंडोमेट्रियम के डेसिड्यूल सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो ट्रोफोब्लास्ट और उसके साथ के सेल्स जो होते हैं वो एकदम से इंक्रीज करते हैं और एक फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कोड बोलेंगे या फिर कोरियोनिक विलाई। अब फर्टिलाइजेशन के 16th डे में क्या होगा कि ये कोरियोनिक विलाई ब्लड कैपिलरी रिसीव करेंगे और सेम टाइम में ब्लड साइनसेस मैटरनल ब्लड के साथ कोरियोनिक विलाई के अराउंड में डेवलप हो जाएंगे। और तब क्या होगा, फीटल और मैटरनल ब्लड में सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगी और इसी को क्या बोलेंगे, हम ट्रू प्लेसेंटा बोलेंगे कि ट्रू प्लेसेंटा फॉर्म्ड हो चुका है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को प्लेसेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के यहाँ पे 4 टाइप हैं, कोरियोनिक, मेटाडिस्कोइडल, हीमोकोरियल एंड मोनोडिस्कोइडल। तो इसमें सबसे पहले है कोरियोनिक। तो कोरियोनिक प्लेसेंटा क्या होता है, अकर्स इन लिजॉर्ड्स मार्सुपियल्स विद लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। तो क्या होता है, इसमें लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके पार्चुरेशन तक का टाइम इसमें बहुत लंबा होता है। तो कोरियोनिक प्लेसेंटा कैसा होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, फॉर्म्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, इसमें डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन फॉर्म करता है एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म विच इवेंचुअली गिव राइज टू द फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। इसके बाद है मेटाडिस्कोइडल। मेटाडिस्कोइडल जो है वो ह्यूमंस में होगा। विलाई आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ डिस्क शेप्ड कोरियोनिक एरिया ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एम्ब्रियो। इसके बाद है हीमोकोरियल। मैटरनल ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कोरियन, कोरियन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा। ये किस में होगा, ये प्राइमेर्स एंड रोडेंट डेवलपमेंट में। इसके बाद है मोनोडिस्कोइडल एंड बाइडिस्कोइडल। सो मोनोडिस्कोइडल मैंस में होगा और बाइडिस्कोइडल एप्स एंड मंकीज में होगा। इसके बाद हैं इसके फंक्शंस। तो फंक्शंस में आ गया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एंडोक्राइन ग्लैंड, स्टोरेज ऑर्गन एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। आफ्टर दैट लास्ट में है आपके हार्मोनल कंट्रोल। सो ये जो फंक्शन है ये आप अपने बुक से कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी हैं। सो न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं कि किस तरह कि मदर से फीटल तक किस तरह से न्यूट्रिशन मिलता है फीटस को, किस तरह से रेस्पिरेशन होती है, किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। तो ये आप अपनी बुक से इसके पॉइंट्स कर सकते हैं। तो लास्ट में है इसके हार्मोनल कंट्रोल। तो हार्मोनल कंट्रोल में है सबसे पहले HCG, दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और अगला है सेकंड है एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो HCG क्या है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीनेश हार्मोन है जो कहाँ से सिक्रेट होता है, सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लेसेंटा। और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है दिस इंक्रीजेस थ्रू आउट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद में ये इंक्रीज करते हैं। आल्सो सिक्रेटेड बाय सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये थे आपके टॉपिक इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड गेस्टेशन। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को इजीली कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरे किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो भी आप मेरे को इजीली कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के और भी टॉपिक्स के लेक्चर्स बनाए हैं, तो आप उनको जाके प्लेलिस्ट में जाके आप उनको चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्पॉटिंग, थैंक यू सो मच।